Company has accepted an offer for making 15 items of a specialized machine at a price of rupees 4 lakh each. Okay. The delivery is to be completed within 4 months. The company works 23 days a month and the normal direct wages per day amounts to rupees 10,000. अब ध्यान से सुनो, सवाल कह रहा है कि बेटा हमने कुल 15 मशीनें बनाने का ऑर्डर लिया है और एक मशीन बनाने के लिए मुझे 4 लाख रुपए मिलेंगे. ओके, डिलीवरी मुझे 4 महीनों में कंप्लीट करके देनी है और मेरे पास एक महीने में जो नॉर्मल वर्किंग डेज हैं वो 23 है. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 4 महीनों में ये मशीन कंप्लीट करके देनी है और हर महीने में मेरे पास नॉर्मल वर्किंग डेज हैं 23. दैट मीन्स मुझे ये काम 92 डेज में पूरा करके देना है. ठीक है. अच्छा, एक दिन की जो मेरी वेजेस है वो कितनी है? 10,000 रुपीज की. ओके, कोई दिक्कत नहीं. हाउएवर, इन केस ऑफ नीड द कंपनी कैन वर्क ओवर टाइम अप टू 8 days ड्यूरिंग द सेड पीरियड एट डबल द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस. अब ये कह रहा है कि अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है तो कंपनी 8 दिन तक ओवर टाइम कर सकती है और ओवर टाइम करने पर कंपनी को नॉर्मल वेज रेट का डबल देना होगा. दैट मीन्स जहां कंपनी को एक दिन के 10,000 देने पड़ते थे वहां कंपनी को एक दिन ओवर टाइम के 20,000 रुपए देने पड़ेंगे. 10,000 की जगह 20,000 देने का मतलब हुआ कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, आगे देखिए. Overheads amount to rupees 12,000 per normal working day, but no overheads are charged on overtime working days. बेटा जो हमारा ओवरहेड है वो लगता है 12,000 पर डे अगर वो नॉर्मल वर्किंग डे है, लेकिन अगर हमने ओवर टाइम काम किया तो ओवर टाइम वाले दिन पर हमें कोई ओवरहेड का खर्चा करने की जरूरत नहीं है. ओके, आगे कहता है द मटीरियल कॉस्ट इज रुपीज 2,40,000 पर मशीन. ओके, कोई दिक्कत नहीं. द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इट विल टेक 10 वर्किंग डेज टू मैन्युफैक्चर द फर्स्ट मशीन. और ये बोल रहा है कि पहली मशीन को मैन्युफैक्चर करने में हमें 10 दिन का टाइम लगेगा. ओके, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अ लर्निंग इफेक्ट ऑफ 90%. B is equals to 0.152. The contract stipulates a penalty of rupees 40,000 पर मशीन. बेटा ध्यान से सुनना, पेनल्टी 40,000 पर मशीन है, पर डे नहीं है. रुपीज 40,000 पर मशीन डिलीवर्ड बियॉन्ड द शेड्यूल ऑफ 4 months. ये कह रहा है आप जितनी भी मशीनें 4 महीने से लेट सप्लाई करोगे, हर लेट सप्लाई की गई मशीन पे 40,000 की पेनल्टी लगनी है. ओके, you are required to calculate the cost and advise the company whether it is preferable to work only during normal working days and pay penalty for any delayed delivery of machine or to work overtime to avoid paying penalty. आपको बताना है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम नॉर्मल वर्किंग डेज काम करें और जो लेट डिलीवरी की पेनल्टी लग रही है वो भर दें. नंबर 2, हम ओवर टाइम काम करें और ओवर टाइम काम करके हम पेनल्टी को अवॉइड कर दें. आपको बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल है. अब सिंपल सी बात है बेटा, मैं तो ये सोचता हूं दोनों में से जिस ऑप्शन में मेरी कॉस्ट कम से कम लगेगी मैं उसी ऑप्शन को प्रेफर करूंगा. ठीक है, तो जहां मेरी कॉस्ट कम लगेगी मैं उसी ऑफर को प्रेफर करूंगा. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. आइए बेटा, सबसे पहले अपन आते हैं पॉइंट नंबर ए पर. कैलकुलेशन ऑफ लेबर डेज, कैलकुलेशन ऑफ लेबर डेज फॉर डिजायर्ड प्रोडक्शन. हाँ जी बेटा, जितना प्रोडक्शन हम लोग करना चाहते हैं उस डिजायर्ड प्रोडक्शन में कितने लेबर डेज लगेंगे इसकी कैलकुलेशन अपन लोग करें. सबसे पहला कॉलम हो जाएगा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन
दूसरा कॉलम हो जाएगा एवरेज डेज पर मशीन, एंड देन हो जाएगा टोटल डेज। ये हो जाएगा टोटल डेज। बेटा पहली मशीन बनाने में हमें 10 दिन का टाइम लगता है, तो हमारे एवरेज डेज कितने हो गए? 10। ठीक। और मेरे पास जो ये पूरा का पूरा ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर 15 मशीन्स का है। कितने का? 15 मशीन्स का। अब मुझे बताइए, पहली मशीन में 10 दिन का समय लगा, 10 डेज का टाइम लगा, तो आप मुझे बताइए ये पूरा ऑर्डर जो 15 मशीनों का है, इसे पूरा करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है? तो चलिए देखते हैं इस ऑर्डर को पूरा करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। वर्किंग नोट, पॉइंट नंबर ए, 15 मशीन्स, y is equals to ax पावर b। y is equals to पहली मशीन बनाने में मुझे 10 दिन लगे। ठीक है। अब बेटा मैं 15 मशीनों का एवरेज टाइम निकाल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम मैं कौन सी बार कर रहा हूं? 15वीं बार। इसका मतलब मैंने इस काम को करने का तरीका 15 बार सीखा है, और 15 बार सीखा है तो बताइए मेरा टाइम किस स्पीड से कम होना चाहिए? 0.1520। ठीक है। सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। लॉग y इज इक्वल्स टू log 10 माइनस 0.1520 log 15। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 2 डिजिट है, माइनस कर दिया तो बचा 1, और 10 की वैल्यू 0 में देखेंगे तो आ जाएगा 0000 माइनस 0.1520 इंटू log 15। log 15 है तो बेटा 15 ये 2 डिजिट है, 15 2 डिजिट, तो हो जाएगा 1 पॉइंट। अब मुझे देखना है 15 में 0। अब लॉग टेबल में 15 के 0 की वैल्यू अगर अपन लोग देखते हैं तो 15 के 0 की वैल्यू आती है 0.1761। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 15 की हो गई 1 और मेंटिसा हो गई 0.1761। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 0.1520 इंटू 1.1761 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.8212। लेकिन ये जो 0.8212 आया ये तो लॉग वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या लेना है? एंटी लॉग। तो मैं लूंगा एंटी लॉग ऑफ log y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.8212। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग में मैं देखूंगा 0.82 में 1 की वैल्यू, तो लीजिए बेटा 0.82 में 1 की वैल्यू है 6622 और आगे 2 का मीन डिफरेंस में ऐड कर दूंगा, वो है 3, तो ये आ रहा है 6625। अच्छा 0 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है तो 0 में 1 ऐड कर दो, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, तो y हो गया 6.625। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 15 मशीनें बनाते हो तो एक मशीन बनाने का एवरेज टाइम होगा 6.625 डेज। तो लीजिए बेटा अपन इसे अपनी टेबल में मेंशन कर देते हैं। तो अपन इसे अपनी टेबल में मेंशन करेंगे कि अगर आप 15 मशीन्स बनाते हो तो जो आपको एवरेज टाइम लगेगा वो 6.625 डेज का लगेगा। तो 6.625 इंटू 15, कुल मिलाकर बेटा ये काम कंप्लीट होगा 99.375 डेज में। तो बेटा 15 मशीनों को बनाने का काम 99.375 डेज में कंप्लीट होगा। अब तुमको पता है कि बेटा हमारा
जो नॉर्मल वर्किंग डेज अवेलेबल हमारे पास हैं वो 92 हैं। अब नॉर्मल वर्किंग डेज मेरे पास 4 महीने में 92 अवेलेबल है, जबकि ये काम 99 डेज में पूरा होगा। इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई कि ये काम 92 डेज में कंप्लीट नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 8 दिन ओवर टाइम करके इस काम को खत्म कर दूं। तो अगर मैंने 8 दिन ओवर टाइम कर लिया तो 92 प्लस 8 मेरे पास 100 डेज का टाइम इन्हीं 4 महीनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर मैंने इन्हीं 4 महीनों में 8 दिन ओवर टाइम कर लिया तो मेरा काम इन्हीं 4 महीनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं ओवर टाइम नहीं करता तो 92 डेज तो मेरे होंगे इन 4 महीनों के, और बाकी जो बचा हुआ 8 दिन का काम है, बचा हुआ जो काम है, ये बचा हुआ काम मेरा कंप्लीट होगा 5वें महीने में। और ऑब्वियस सी बात है, जितनी मशीनें मैं लेट डिलीवर करूंगा उन पर मुझे 40,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जितनी भी मशीनें मैं लेट सप्लाई करूंगा उन पर मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी 40,000 रुपए एक मशीन की। अब मुझे देखना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, ओवर टाइम करूं या पेनल्टी भरूं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। खैर, ये तो मुझे पता चल गया कि 92 डेज में तो ये काम खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि 92 डेज में कितनी मशीनें डिलीवर हो जाएंगी और कितनी मशीनों की डिलीवरी 92 डेज के बाद में होगी। क्यों? क्योंकि 40,000 की पेनल्टी सिर्फ उन्हीं मशीनों पे लगनी है जो 92 डेज के बाद डिलीवर होगी। आपको ध्यान होगा, क्वेश्चन रीड करते टाइम मैंने पॉइंट आपको नोटिस करवाया था कि 40,000 की जो पेनल्टी है वो पर मशीन डिलीवर्ड लेट पर है। मतलब जितनी मशीनें आप लेट डिलीवर करोगे उस पर आपकी पेनल्टी है 40,000 की। तो मुझे यह भी तो पता लगाना पड़ेगा कि 15 में से कितनी मशीनें लेट डिलीवर हुई हैं। अब यह तो पता है कि 15वीं मशीन लेट डिलीवर हुई है, लेकिन और कौन सी मशीन लेट डिलीवर हुई है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो, अब बात करते हैं 14 मशीन्स में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए बेटा देखें 14 मशीनें बनाने का काम कितने टाइम में पूरा होगा। बी 14 मशीन्स। अब जरा 14 मशीन्स का एवरेज टाइम निकालें तो जाएगा y इज इक्वल्स टू, पहली मशीन को बनाने में लगे थे 10 दिन, इंटू मैं ये काम 14वीं बार कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इस काम को 14 बार सीख चुका हूं, माइनस 0.1520 log y इज इक्वल्स टू log 10 माइनस 0.1520 log 14। अब सॉल्व करेंगे तो log y इज इक्वल्स टू 1.0000 माइनस 0.1520 इज इक्वल्स टू, बेटा ये 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई 1, और 14 की वैल्यू देखनी है तो आप लॉग टेबल में देखिए 14 का 0.1461 log y इज इक्वल्स टू, बेटा मैंने log 14 की वैल्यू कैसे देखी, 14 में 0 और 14 में 0 की वैल्यू आ रही है 1461, तो 0.1520 इंटू 1.1461, तो बेटा ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.8258, 0.8258। लेकिन ये वैल्यू क्या है लॉग में, दोनों साइड में एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग log y, एंटी लॉग 0.8258, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू, अब 0.82 में 5 की वैल्यू देखिए एंटी लॉग टेबल में। अब एंटी लॉग टेबल में मैं देखूंगा 0.82 में 5 की वैल्यू, तो 0.82 में 5 की वैल्यू आ रही है 6683, और बेटा फिर मैं 8 का मीन डिफरेंस ऐड करूंगा, और बेटा 8 का मीन डिफरेंस आ रहा है 12, वो मैंने ऐड कर लिया, तो बेटा y की वैल्यू आ रही है 6695,
कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है तो 0 में 1 ऐड कर दो 1, तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, तो आ गया y इज इक्वल्स टू 6.695 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 14 मशीनें बना रहा हूं तो ऑन एन एवरेज एक मशीन को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 6.695 डेज। ठीक है, तो लीजिए बेटा मैंने अपने इस चार्ट में लिख दिया कि अगर आप 14 मशीनें बनाते हैं तो आपको एवरेज टाइम लगेगा 6.695 डेज। तो बेटा आपको 14 मशीनों में लगेगा 93.73 डेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो 14वीं मशीन जो है, 14th मशीन जो है वो भी 93.73 डेज में कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि 14th मशीन और 15th मशीन ये दोनों 92 डेज के बाद ही कंप्लीट हो रही हैं। और 14th मशीन और 15th मशीन अगर 92 डेज के बाद कंप्लीट हो रही है तो ऑब्वियस बात है ये 4 महीने के अंदर अंदर डिलीवर नहीं हो पा रही, ये 92 डेज के अंदर अंदर डिलीवरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों मशीनों को ओवर टाइम करके कंप्लीट कर दो ताकि पेनल्टी ना लगे, या फिर आप ये 5वें महीने में नॉर्मल काम करके इन्हें कंप्लीट करो और इन दोनों मशीनों पर आप पेनल्टी पे करो। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि हो सकता है 13th मशीन भी लेट कंप्लीट हो रही हो, वो भी चेक कर लेते हैं। तो जरा चेक करते हैं कि 13th मशीन कब कंप्लीट हो रही है। ठीक है, लेट्स सी 13th मशीन का कंप्लीशन। 13 मशीन्स। अब अगर हम 13 मशीनों की बात करें तो y इज इक्वल्स टू पहली मशीन बनाने में 10 दिन लगे, इंटू ये काम मैं 13वीं बार कर रहा हूं, माइनस 0.1520। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 10 माइनस 0.1520 लॉग 13। लॉग y इज इक्वल्स टू 1.0000 माइनस 0.1520 इंटू लॉग 13 1 पॉइंट। आइए बेटा 13 की वैल्यू कैसे देखेंगे? 13 में 0 को देखिए, तो 13 में 0 की वैल्यू है 1139। लॉग y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1520 इंटू 1.1139, तो आ रहा है 0.1693। ठीक है, तो आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 0.8309, 0.8309 नहीं बेटा 0.8307। अब दोनों साइड में मैं एंटी लॉग ले लूंगा, एंटी लॉग log y इज इक्वल्स टू, अब बेटा 0.83 में 0 की वैल्यू देखते हैं, तो 0.83 में 0 की वैल्यू है 6761, और बेटा 7 का मीन डिफरेंस मैं इसमें जोड़ दूंगा, 7 का मीन डिफरेंस है बेटा 11, वो मैंने जोड़ दिया, तो आ गया 6772। अच्छा बेटा अब यहां पे 0 पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 0, तो 0 में 1 ऐड कर दो, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, 6.772 डेज। तो बेटा यहां पे हमारा जो एवरेज टाइम है वो हो गया 6.772 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन लोग 13 मशीन बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज एक मशीन को बनाने में इतना टाइम लगेगा। तो चलिए बेटा लिख देते हैं 6.772 डेज। अगर एक मशीन को बनाने में इतना टाइम लगता है तो बेटा 13 मशीन बनाने में टाइम लगेगा कितना? 88.04 डेज। 88.04 डेज। इसका मतलब समझो
इस पूरी टेबल से जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि 13 मशीन बनाने का काम तो 88 डेज में पूरा हो जाएगा, लेकिन 14th मशीन और 15th मशीन को बनाने का जो काम है वो कंप्लीट होगा 92 डेज के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 13 मशीन बनाने तक तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि 13 मशीन बनाने का काम तो बड़े आराम से 92 डेज के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, 4 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन 14th और 15th मशीन बनाने के लिए या तो मुझे ओवर टाइम करना होगा, और क्वेश्चन में आपको बता रखा है इन 4 महीनों में आप 8 दिन ओवर टाइम कर सकते हो। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 8 दिन ओवर टाइम करके इन्हीं 4 महीनों में डिलीवरी कर दूं, इन 4 महीनों में डिलीवरी कर दूं, और अगर मैंने इन 4 महीनों में डिलीवरी कर दी तो मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन है मैं ओवर टाइम ना करूं, बचा हुआ 8 दिन का काम मैं 5वें महीने में पूरा करूं, और 14वीं मशीन और 15वीं मशीन, 2 मशीनों की लेट डिलीवरी है तो मैं उसकी पेनल्टी भर दूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अब क्वेश्चन पूछता है आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे, और हमारा जवाब बिल्कुल सीधा है, हम वो ऑप्शन प्रेफर करेंगे जिसमें हमें पेनल्टी, जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना है। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला कॉलम अपन लोग बनाते हैं वर्क ओवर टाइम, और दूसरा ऑप्शन है पे पेनल्टी। तो बेटा मेरे पास में यहां पे अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि या तो मैं ओवर टाइम कर लूं 8 दिन और काम 4 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दूं और कोई पेनल्टी ना भरूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं पेनल्टी पे करूं। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, मैं दोनों में से वो ऑप्शन प्रेफर करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की। बेटा एक मशीन को बनाने में जो हमारी मटेरियल कॉस्ट आ रही है वो है 2,40,000 की। तो बेटा एक मशीन बनाने में 2,40,000 का मटेरियल लगता है। तो बेटा 15 मशीन्स बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो लगेगा 36 lakhs का। अब बेटा ये 15 मशीनें चाहे मैं ओवर टाइम करके बनाऊं, चाहे मैं नॉर्मल टाइम में काम करके बनाऊं, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट आनी है वो तो वही 36 लाख रुपीस की आनी है। ओके, इसके बाद में बेटा दूसरा जो मेरा खर्चा लगेगा वो लगेगा लेबर कॉस्ट का। अब लेबर कॉस्ट की बात करें तो बेटा हमारा ये जो काम है ये काम पूरा होने वाला है कितने दिन में? 99.375 डेज में। कितने दिन में? 99.375 डेज में। अब बेटा यहां पे जो मुझे वेज रेट बता रखी है वो मुझे 10,000 पर डे बता रखी है, और बेटा वेज रेट मुझे 10,000 पर डे बता रखी है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ अ डे के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि फ्रैक्शन ऑफ डे के केस में, क्योंकि यहाँ पे 99.375 डेज है, तो मुझे ये नहीं बता रखा कि फ्रैक्शन ऑफ अ डे के लिए अपने को कितनी वेजेस देनी है। तो मैं मान के चलता हूं कि फ्रैक्शन ऑफ अ डे के लिए भी हमें पूरी की पूरी वेजेस देनी है। इसका मतलब अगर यहां पे ये काम 99.375 डेज में पूरा होगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे वेजेस देनी पड़ेंगी पूरे 100 डेज की। अब सुनो, अगर मैं ओवर टाइम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ओवर टाइम करता हूं तो 92 डेज के तो मैं दूंगा 10,000। 92 डेज जो नॉर्मल है उसके तो मैं दूंगा कितने? 10,000 रुपीज। और बेटा 92 डेज के बाद में जो बाकी के 8 दिन है, अब बच्चे 8 दिन कैसे हुए?
15 मशीन पूरी करने का काम कंप्लीट होगा 99.375 डेज में, मतलब राउंड फिगर में देखे तो 100 डेज में। 100 डेज में 92 डेज नॉर्मल है, 8 दिन ओवर टाइम है। और क्वेश्चन आपको बता चुका है कि ओवर टाइम करने पर आपको 20,000 रुपीज पे करने होंगे, मतलब नॉर्मल वेज रेट का डबल आपको देना होगा। तो लीजिए बेटा 92 इंटू 10,000 और 8 इंटू 20,000, दोनों मिलाकर आपकी लेबर कॉस्ट होती है 10,80,000। लेकिन दूसरा ऑप्शन यह है कि अपन ओवर टाइम ना करें। तो अगर मैंने ओवर टाइम नहीं किया तो मैं 92 डेज तो नॉर्मल काम करूंगा पहले 4 महीने में, और जो बाकी बचे हुए 8 दिनों का काम है वो मैं पूरा करूंगा 5वें महीने में। तो बेटा अगर मैंने ओवर टाइम नहीं किया और मैंने पूरा का पूरा 100 दिन का काम नॉर्मल टाइम में कंप्लीट किया, तो नॉर्मल टाइम के हिसाब से बेटे जो पैसे मुझे देने पड़ेंगे वो मुझे देने पड़ेंगे कितने, 10 लाख। अब यहां पे 100 दिन के 10,000 रुपए इसलिए लगे क्योंकि जो 8 दिन है वो मैंने 5वें महीने में काम किया है, वो मैंने नॉर्मल टाइम काम किया है 5वें महीने में, वो मैंने ओवर टाइम काम नहीं किया। अच्छा, फिर इसके बाद में बात करते हैं ओवरहेड्स की। बेटा हमारा जो ओवरहेड्स का खर्चा है वो 12,000 पर नॉर्मल वर्किंग डे है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओवर टाइम करने पर यह खर्चा नहीं लगता है। तो बेटा यहां पे मैंने नॉर्मल डेज काम किया 92, एक दिन नॉर्मल काम करने पर 12,000 का ओवरहेड लगता है। तो बताइए बेटा 92 डेज में 11,04,000 का। और बेटा यहां पे बात की जाए तो यहां पर तो पूरे के पूरे 100 दिन नॉर्मल है, 92 डेज तो पहले 4 महीने में नॉर्मल है और बाकी के 8 दिन 5वें महीने में नॉर्मल है। तो मेरे नॉर्मल वर्किंग डेज हैं 100, एक दिन का 12,000, तो 100 डेज का हो जाएगा 12 लाख रुपीस। ठीक है, तो ओवरहेड्स हो गया मेरा 12 लाख रुपीस का। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग पेनल्टी के बारे में। बेटा यदि हमने 8 दिन ओवर टाइम कर लिया तो हमारी 15 मशीनें 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। क्यों? 15 मशीनें बनाने का काम 100 दिन का है, 92 डेज मेरे पास नॉर्मल है, और इन्हीं 4 दिनों में मैंने 8 दिन का इन्हीं 4 महीनों में मैंने 8 दिन का ओवर टाइम कर लिया, तो मेरी 15 मशीनों को बनाने का काम 4 महीने के अंदर अंदर पूरा हो गया, तो मुझे कोई पेनल्टी देनी नहीं पड़ी। लेकिन बेटा अगर मैं ओवर टाइम नहीं करता तो 14th मशीन और 15th मशीन की डिलीवरी 92 डेज के बाद में होगी, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जितनी मशीनें आप 92 डेज के बाद डिलीवर करोगे उस पर 40,000 पर मशीन की पेनल्टी लगेगी। तो बेटा अगर एक मशीन पर 40,000 की पेनल्टी है तो 14th मशीन और 15th मशीन दोनों मिलाकर 2 मशीनें हो गई, दोनों पर मिलाकर 80,000 की पेनल्टी है। तो बेटा यहां कोई पेनल्टी नहीं लग रही, लेकिन यहां पेनल्टी लगेगी कितनी, 80,000 की। तो लीजिए बेटा कुल मिलाकर ये सारे के सारे खर्चे यहां पर मेरे सामने हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मेरे पास आएगी टोटल कॉस्ट, और बेटा मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी कितनी, 36 लाख प्लस 10,80,000 प्लस 11,04,000, कुल मिलाकर 57,84,000। ओके, 36 लाख प्लस 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 80,000, तो ये आ रहा है 58,80,000, 58,80,000। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर मैं चाहूं तो जवाब तो मैं यहीं पे दे सकता हूं कि दोनों में से जिस ऑप्शन में मेरी टोटल कॉस्ट कम आ रही है वो मेरे लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि जहां मेरी टोटल कॉस्ट कम होगी वहीं पर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मैं चाहूं तो कॉस्ट के बेसिस पे भी जवाब दे सकता हूं
और अगर मैं चाहूं तो मैं प्रॉफिट के बेसिस पे भी जवाब दे सकता हूं। तो जरा सेल्स को देखें बेटा, एक मशीन 4 लाख रुपीस में बेचनी है और टोटल 15 मशीन्स हैं, तो हमारी 15 मशीन्स की जो सेल वैल्यू है वो हो गई है कितनी, 60 लाख। तो लीजिए बेटा 60 लाख माइनस 57 लाख 84,000, तो प्रॉफिट हो गया है 2,16,000 का। और यहां पर देखें तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट में देखो तो यहीं पर कॉस्ट कम है, प्रॉफिट में देखो तो यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है। मतलब चाहे कॉस्ट के नजरिए से बोलो चाहे प्रॉफिट के नजरिए से बोलो, लेकिन हमारे लिए प्रेफरेबल ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। मतलब हमें ओवर टाइम करके ये काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा लिख देते हैं अपनी रिपोर्ट। लीजिए बेटा रिपोर्ट, तो हमारी रिपोर्ट है, इट इज मोर प्रेफरेबल, हाँ जी बेटा, इट इज मोर प्रेफरेबल टू वर्क ओवर टाइम। बेटा ओवर टाइम करके अपने काम को कंप्लीट करना ये ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो बेटा 14th एंड 15th मशीन को हम ओवर टाइम करके भी बना सकते थे और नेक्स्ट मंथ में भी बना सकते थे, लेकिन हमारी कैलकुलेशन कहती है कि अगर आप ओवर टाइम करके इस काम को कंप्लीट कर दो तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बेटा हम लोग धीरे धीरे करके अब अपनी स्पीड को पिक करेंगे, क्योंकि बेसिकली हर सवाल में अब यही चीजें आनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को पिक करते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिए बेटा, कोजी कंफर्ट्स लिमिटेड मेक हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, इट इज नाउ एग्जामिनिंग अ 3-year-old कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इलेक्ट्रिकल ब्रेड टोस्टर फॉर सेल थ्रू डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, during the entire contract period it will receive for its toaster a fixed price of rupees 40 per piece for whatever quantity it can produce in 3 years। ये कह रहा है कि बेटा हमने एक एग्रीमेंट किया है एक डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ में, 3 साल का एग्रीमेंट है जिसमें हम उन्हें इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाकर सप्लाई करेंगे। अच्छा, मेन बात यह है कि हम जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहें हम उतनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर यूनिट हमें सप्लाई करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपीज। स्किल्ड लेबर इज द कांस्टेंट एंड दिस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अबव द करंट लेवल करंटली अवेलेबल इन द कंपनी फॉर मेकिंग द टोस्टर। ये कह रहा है कि बेटा जो हमारा स्किल्ड लेबर है वो कांस्टेंट है, मतलब स्किल्ड लेबर हमारे पास लिमिटेड है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब अगर मेरे पास 10 स्किल्ड वर्कर हैं तो मैं 10 ही स्किल्ड वर्कर से काम कर सकता हूं, उससे ज्यादा बढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे सवाल कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ₹50,000 पेबल डाउन कैश विद निल स्क्रैप वैल्यू। बेटा जो हमारा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपीज का होगा और लास्ट में बेटा जो हमें साल्वेज वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, निल, 0। अच्छा बेटा हमारा एडिशनल ओवरहेड लगेगा 25,000 का, मटेरियल लगेगा 30 रुपीज पर टोस्टर का और लेबर हमारी लगने वाली है स्किल्ड 5 रुपीज पर आवर की। ओके, द प्रोडक्शन मैनेजर एनविसेजेस अ लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर द लेबर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू ax पावर -0.3। ओके, where y is equals to average labor hours, a is equals to labor hours for the first unit, x is equals to cumulative production। वो हमें पता है। He estimates that the first toaster will take 10 hours to produce and the fixed amount of skilled labor available will enable 5,000 toasters to be produced in the first year। सवाल कहता है पहला टोस्टर बनाने में 10 घंटे लगेंगे और मेरे पास पहले साल इतनी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है कि मैं 5,000 टोस्टर बना सकता हूं। ठीक है,
assume all cash inflows to arise at year end and cost of capital is 15%. What is your advice? बेटा आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% बताई गई है, आपको ये बताना है कि हम इस प्रोजेक्ट में हाथ डालें या नहीं डालें। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मुझसे कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, मुझे बाद में आने वाली आमदनी मतलब पहले दूसरे और तीसरे साल की आमदनी के बारे में भी मुझे बता रखा है, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता रखी है जिसकी सहायता से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाऊं, और मुझे ये कैपिटल बजटिंग का डिसीजन, कैपिटल बजटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताना है, लेकिन लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके ऊपर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटा आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लिखें पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 3 years। बेटा हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, लेकिन आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपको ये तो बता दिया गया है कि इन 3 वर्षों में हमारे पास जो लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। लेकिन बेटा अपने को इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि इन 3 वर्षों में हमने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, ये इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है। और इस क्वेश्चन की जो यूएसपी है, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि पहले साल कितने यूनिट बने, दूसरे साल कितने यूनिट बने और तीसरे साल कितने यूनिट बने, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यही इस क्वेश्चन की यूएसपी है। अच्छा, सबसे पहला मैंने कॉलम बना दिया है ईयर का। ईयर के बाद में मैंने यहां पे कॉलम बना दिया है क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के बाद में अगला कॉलम मैंने बना दिया है एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट का। एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट का। फिर मैंने बना दिया है टोटल लेबर आवर्स का, और फिर यहां पे मैंने बना दिया है लास्ट कॉलम ईयरली प्रोडक्शन का। ईयरली प्रोडक्शन का। अब आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान लगाकर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में इस क्वेश्चन को सुनना। बेटा पहले साल मैं लिख सकता हूं कि पहले साल में जो पहला यूनिट मैंने बनाया था उसमें मुझे लगे थे 10 घंटे, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला यूनिट बनाने में हमें, पहला टोस्टर बनाने में 10 घंटे का समय लगा। तो मैंने लिख दिया भाई साहब पहले साल में जब मैंने पहला यूनिट बनाया तो मुझे 10 घंटे का समय लगा। अब सुनो, क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास इतने लेबर आवर्स हैं कि मैं पहले साल में टोटल 5000 टोस्टर बना सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मुझे यह बता दिया गया है कि पहले साल में मेरे पास इतना टाइम था कि मैं 5000 टोस्टर बना सकता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि एक टोस्टर बनाने में कितना टाइम लगता है और टोटल मेरे को 5000 टोस्टर बनाने में कितना टाइम लगा, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यहां पे मैं आपके साथ में जरा वर्किंग नोट बनाता हूं, और वर्किंग नोट में मैंने पॉइंट डाल दिया है ए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसे। हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। हमारा फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना।
अब मेरी बात पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा। बेटा ये बताइए, अब यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 5000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पहला यूनिट बनाने में मुझे 10 घंटे का टाइम लगा था। इज इट राइट? पहला यूनिट बनाने में मुझे 10 घंटे का टाइम लगा था, इनटू एक्स। मैं इस काम को कौन सी बार रिपीट कर रहा हूं? मैं इस काम को 5000 टाइम्स रिपीट कर चुका हूं। और बेटा मेरा जो लर्निंग कर्व कॉफिशिएंट है, वो लर्निंग कर्व कॉफिशिएंट मुझे दे रखा है -0.30, -0.30। अब दोनों साइड में अगर मैं लॉग ले लूं तो मैं कहूंगा log y इज इक्वल्स टू log 10 माइनस 0.30 log 5000। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो log y इज इक्वल्स टू 1.0000 माइनस 0.30। अच्छा, अब ये बताइए 5000 कितने डिजिट है? 4, 1 2 3 4। तो बेटा एक माइनस कर दीजिए 3 पॉइंट। अब मुझे लॉग वैल्यू देखनी है 5000 की, तो मैं कैसे देखूंगा? 50 में 0। तो आइए बेटा मेरे साथ में देखिए, 50 में 0 और 50 में 0 की वैल्यू है 6990, 6990। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं log y इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 3.699 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 0.1097। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 0.1097। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है, और आपको ध्यान है एंटी लॉग लेने के लिए मुझे इसे प्लस में बदलना होगा। तो मैं प्लस में कैसे बदलूंगा? मैं लिखूंगा log y इज इक्वल्स टू +1 मैं लिखूंगा -1 प्लस 0.8903। तो लीजिए बेटा मैंने -0.1097 को प्लस में लाने के लिए मैंने कर दिया -1 प्लस 0.8903। अभी जो -1 है बेटा ये तो हो गई है मेरी क्या? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। और ये जो मेरी मेंटेसा वैल्यू है, मैं इसका एंटी लॉग देख लूंगा। तो दोनों साइड में मैं एंटी लॉग ले लूंगा। एंटी लॉग log y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और एंटी लॉग मुझे लेना है किसका? -1 प्लस 0.8903 का। ओके, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, y इज इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग देखेंगे बेटा 0.89 में 0 का। तो लीजिए बेटा मैंने एंटी लॉग में देखा 0.89 में 0, तो ये आ रहा है 7762। ठीक है, और 0.3 का मीन डिफरेंस में ऐड कर दूंगा 5, तो ये आ रहा है 7767, 7767। अच्छा, -1 का मतलब है कि डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में 0 कितने हैं कुल मिला के? 1। तो -1 का मतलब हो गया डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में दोनों मिलाकर 0 कितने हैं? 1। और डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में दोनों मिलाकर एक ही 0 है, तो मैंने कर दिया 0.7767। बात खत्म। तो लीजिए बेटा, आपने कॉपी कर लिया बेटा। इसका मतलब अगर अपन 5000 यूनिट बनाते हैं तो जो हमें ऑन एन एवरेज टाइम लगेगा वो लगेगा 0.7767। तो लीजिए बेटा, हमारा जो एवरेज टाइम हमें लगेगा एक यूनिट बनाने में वो 0.7767 का टाइम लगेगा। तो बताइए बेटा 5000 यूनिट्स बनाने में टाइम कितना लगेगा? 3883.5। तो मैंने राउंड फिगर में कर दिया है 3884। क्लियर है बात? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
अब मुझे ये तो क्वेश्चन ने बता रखा है कि मैंने फर्स्ट ईयर में 5000 यूनिट बनाए। मैंने फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट बनाए? 5000 यूनिट बनाई। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने सेकेंड ईयर में टोटल कितने यूनिट बनाए। मैंने सेकेंड ईयर में टोटल कितने यूनिट बनाए मुझे ये पता नहीं है, और मुझे ये नहीं पता तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन में आपको एक बात ये बता दी गई है कि जो आपके पास स्किल्ड वर्कर का टाइम है वो एक कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं सकता। तो स्किल्ड वर्कर का जो टाइम आपके पास पहले साल में अवेलेबल है उतना ही टाइम आपके पास दूसरे साल में भी अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइए, अगर पहले साल में मेरे पास में 3884 आवर्स अवेलेबल है, दैट मींस मेरे पास सेकेंड ईयर में भी 3884 आवर्स अवेलेबल है। तो बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मिला के देखे जाएं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मिलाकर मेरे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो कितने घंटों का है? 7768 आवर्स का। बेटा एक बात समझो, मैं सेकेंड ईयर में जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन लिखूंगा वो पहले साल और दूसरे साल दोनों का टोटल प्रोडक्शन है, और ये पहले साल और दूसरे साल दोनों का टोटल प्रोडक्शन है। तो यहां पे जो लेबर आवर्स आएंगे वो भी पहले साल और दूसरे साल दोनों के टोटल लेबर आवर्स ही यहां पर आएंगे। जरा दिमाग लगा के सोचो, अगर मैं यहां पे सेकेंड ईयर में क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन लिख रहा हूं, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का मतलब हो गया पहला साल और दूसरा साल दोनों का मिला के टोटल प्रोडक्शन अगर यहां पे लिखूंगा और उसे एवरेज लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है जो टोटल लेबर आवर्स मेरे पास आएंगे वो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के होंगे, और वो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के होंगे दैट मींस वो पहले साल और दूसरे साल दोनों के मिलाकर होंगे। तो मैंने सिंपली क्या किया, मुझे पता है कि जो भी यूनिट्स यहां पर होंगे उनसे निकलने वाला जो टोटल टाइम है वो इतना ही होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यदि पहले साल में बेटा मेरे पास 3884 आवर्स अवेलेबल है टोटल, तो ऑब्वियस बात है सेकेंड ईयर में भी मेरे पास 3884 आवर्स अवेलेबल है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में मिलाकर जो मेरे पास टोटल टाइम अवेलेबल है वो इतना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो पहला साल और दूसरा साल दोनों में मिलाकर जो टोटल टाइम मेरे पास अवेलेबल है वो इतने घंटों का है, और अब मुझे इन घंटों के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना होगा कि मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो है वो कितना है। ठीक, लेकिन अब ये काम कैसे करें? अब जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गया हूं, प्लीज अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर बी। और बेटा अब यहां पे जो भी मैं बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो सेकेंड ईयर के बारे में। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। एक बात बताइए बेटा, वाई का मतलब क्या होता है? एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट। ठीक है, फॉर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन एवरेज, दिस इज एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी, ए एक्स पावर बी। तो बेटा एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स पावर बी। सही बात है? अब प्लीज दिमाग लगाना। ये बताओ, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट निकालने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट को, अगर मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको मालूम है x का मतलब होता है क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। अगर मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये टोटल आवर्स हो गए? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल आवर्स इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी इंटू एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये है
एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट। एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट को यदि मैं टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गई, टोटल लेबर आवर्स। ये क्या हो गई, टोटल लेबर आवर्स। और इधर भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या हो गई, टोटल लेबर आवर्स। ठीक है, लेकिन जरा फर्क समझो। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स। बेटा आपको मालूम है x का मतलब होता है x पावर 1, और x इंटू एक्स करेंगे तो आपको मालूम है जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, a x 1 प्लस बी, क्या मैं ऐसा इसे लिख सकता हूं। अब बच्चे मुझसे बोलते हैं सर एक बात बताओ कि आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो। बेटा मुझे ये बदलाव इस क्वेश्चन में इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस फॉर्मूले में एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट आता है और मेरे पास क्वेश्चन में एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट नहीं है। मेरे पास सेकेंड ईयर का ना तो प्रोडक्शन है ना मेरे पास एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट है, मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ टोटल लेबर आवर्स हैं और मेरे पास सिर्फ टोटल लेबर आवर्स हैं। इसलिए बेटा मुझे इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट का फॉर्मूला था, इसे मुझे बदल के टोटल लेबर आवर्स के फॉर्मूला में बदलना होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। ये फॉर्मूला एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट का था लेकिन मैंने इसे बदल के टोटल लेबर आवर्स का फॉर्मूला बना दिया है। आ रही है मेरी बात समझ में। मैंने दोनों साइड नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम टोटल लेबर आवर्स, और ये भी क्या हो जाएगा, टोटल लेबर आवर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। मेरे पास सेकेंड ईयर के एंड तक जो टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो टोटल लेबर आवर्स मेरे पास हैं 7768 इज इक्वल्स टू 7768 इज इक्वल्स टू ए। पहला टोस्टर बनाने में मुझे 10 घंटे लगे थे इंटू एक्स। बेटा टोटल क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कितना है ये मुझे नहीं पता और मैं बेसिकली इसे ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा देन आगे चलें। पावर 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी और बी की वैल्यू है -0.3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 0.3, तो यहां पे आ जाएगा 7768 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स पावर 0.70। ठीक है, अब बेटा ये 10 मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 776.80 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 0.70, एक्स की पावर 0.70, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉग ले लूं तो मैं लूंगा लॉग 776.8 इज इक्वल्स टू 0.70 लॉग एक्स, 0.70 लॉग एक्स। ठीक है, अब इसे अपन सॉल्व करते हैं तो यहां पर आ जाएगा, डेसिमल के आगे की वैल्यू आप लोग जानते हैं लॉग में अपन इग्नोर कर देते हैं, तो अब यहां पे देखिए 1 2 3 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई 2 पॉइंट। अब बेटा फटाफट से 77 में 6 की वैल्यू देख लेते हैं, तो लीजिए बेटा 77 में 6 की वैल्यू आ रही है 8899, तो 2.8899, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.70 लॉग एक्स। तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 2.8899
डिवाइडेड बाय 0.70 तो हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू 2.8899 डिवाइडेड बाय 0.7 तो आ जाएगा 4.1284 4.1284। ठीक है, अब ये तो लॉग वैल्यू है, इसे नॉर्मल वैल्यू में बदलने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग log x, एंटी लॉग 4.1284, एंटी लॉग 4.1284, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 4 को इग्नोर कर दो, 0.12 में देखो 8, तो 0.12 में मैंने देखा 8, ये आ रहा है 1343 और बेटा 4 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, 4 का मीन डिफरेंस है 1, वो मैंने ऐड कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया 1344। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 4, तो डेसिमल लगाना है 5 के बाद, तो 1 3 4 1 2 3 4 5.00। अब बेटा फिफ्थ डिजिट मुझे नहीं पता, तो मैंने 0 लगा के आगे 0.00 कर दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 4, तो डेसिमल आएगा 5 डिजिट के बाद, वो मैंने लगा दिया, तो मेरे पास आ गया 13440। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर एक्स क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, तो मैंने यहां पे सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया है, और बेटा सेकेंड ईयर का जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है वो हो जाएगा 13440। ठीक है, तो लीजिए बेटा, मैंने इसे पूरा सॉल्व करके क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन निकाल लिया है सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन आ रहा है 13440, और बेटा 7768 आवर्स में अगर 13440 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने में मुझे टाइम लग रहा है 0.5780, कितना, 0.5780। बेटा पहले साल के अंत तक टोटल 5000 यूनिट बने, और सेकेंड ईयर के एंड तक टोटल 13440 यूनिट बने। इसका मतलब सेकेंड ईयर के दौरान कितने यूनिट बने, 8440। तो यदि 5000 यूनिट बने पहले साल के अंत तक, और 13440 यूनिट बने सेकेंड ईयर के एंड तक, तो सेकेंड ईयर के दौरान कितने यूनिट बने, 8440, कितने, 8440। अब बात आती है तीसरे साल की। अब प्रॉब्लम यह है कि तीसरे साल मैंने टोटल कितने यूनिट बनाए मुझे ये नहीं पता। ठीक, तीसरे साल में मेरे एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट क्या रहे ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में एक बात बता रखी थी कि पर ईयर हर साल जितने लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो उतने ही रहने वाले हैं। इसका मतलब पहले साल अगर 3884 आवर्स अवेलेबल थे, तो सेकेंड ईयर में भी इतना ही टाइम अवेलेबल था, और थर्ड ईयर में भी इतना ही टाइम अवेलेबल था। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में मिलाकर अगर देखा जाए, तीनों में मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल कितना टाइम है, 11652। तो मेरे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो टोटल टाइम अवेलेबल कितना है, 11652 आवर्स। मतलब पहले साल के 3884, दूसरे साल के 3884 और तीसरे साल के 3884, तीनों मिलाकर जो टोटल टाइम अवेलेबल है मेरे पास 3 साल के अंदर, वो इतना है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि 3 साल में कुल मिलाकर मैंने कितने यूनिट बनाए, मुझे वो नहीं पता। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था। लीजिए बेटा पॉइंट नंबर सी,
ईयर 3। बेटा अब आपको थर्ड ईयर का प्रोडक्शन नहीं पता, आपको थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन भी नहीं पता, लेकिन आपको थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव लेबर आवर्स पता है, तो बस फिर उसी को लेते हैं। आइए, पहले फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू, लेकिन अब मेरा फॉर्मूला हो गया है xy इज इक्वल्स टू। मैंने दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने दोनों साइड को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज टाइम इंटू टोटल यूनिट्स, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू a x पावर 1 प्लस b। अब सुनो बेटा, मेरे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो है 11652 इज इक्वल्स टू, पहला यूनिट बनाने में मुझे टाइम लगा 10 घंटे। अब तक मैं कितने यूनिट बना चुका हूं मुझे नहीं पता। 1 प्लस बी की वैल्यू है -0.30, तो 1 प्लस बी करना था, लेकिन बी की वैल्यू है -0.30, तो मैंने कर दिया 1 माइनस 0.30, तो मैं इसे लिखूंगा 11652 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स पावर 0.70। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर 0.70 इज इक्वल्स टू 1165.20। बेटा ये 10 इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और 10 अगर इसके नीचे डिवाइड में चला गया तो जाएगा 1165.20। ठीक है, अब मैं दोनों साइड में लॉग ले लूंगा, तो पावर आ जाएगी पहले 0.70 लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 1165.20, लॉग 1165.20। ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.70 लॉग x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 डिजिट है, एक कम करके लिख दो 3 पॉइंट। अब इसकी वैल्यू आपको लॉग टेबल में देखनी है, तो मैं देखूंगा 11 में 6, तो जरा देखिए लॉग टेबल में 11 में 6। बेटा 11 में 6 की वैल्यू है 0645, और उसमें मुझे देखना है 5 का मीन डिफरेंस, तो उसमें मुझे 5 का मीन डिफरेंस देखना है, वो है 18। तो बेटा ये हो गया 116 में 18 और ऐड कर दी, तो हो जाएगा 645 प्लस 18, तो आ जाएगा 3.0663। बेटा 0645 में मैंने 18 को ऐड कर दिया है, तो बेटा मैंने 0645 में 18 को ऐड किया, तो मेरे पास आ गया 0663, और वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करें तो अपन लिख सकते हैं log x इज इक्वल्स टू 3.0663 डिवाइडेड बाय 0.7, तो आएगा 4.3804। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3804। ठीक है, 4.3804। हाँ जी बेटा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग देखेंगे 0.38 में 0, तो लीजिए बेटा 0.38 में 0 है 2399, और 4 का मीन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, 4 का मीन डिफरेंस है 2, तो आ जाएगा 2401। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 4, तो डेसिमल लगाऊंगा 5 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5.00। तो बेटा यहां पे मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन आ रहा है 24010, ये मेरे पास आ रहा है क्यूमुलेटिव
प्रोडक्शन। तो बेटा मेरे पास 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन आ गया है 24010 यूनिट्स, ठीक है, 24010 यूनिट्स, ठीक है। लीजिए, तो लीजिए बेटा मैंने यहां पे लिख दिया है 24010 यूनिट्स। अब बताइए 11652 आवर्स में डिवाइडेड बाय 24010, तो बेटा एक यूनिट बनाने में ऑन एन एवरेज आपको टाइम लग रहा है 4853। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड तक यूनिट बनी इतनी, और फोर्थ ईयर के वो थर्ड ईयर के एंड तक यूनिट बनी इतनी। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि हमने तीसरे साल में कितने यूनिट्स बनाए? 10570। तो बेटा थर्ड ईयर में जो मैंने टोटल यूनिट्स बनाए वो बनाए 10570। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी तक मेन जो क्वेश्चन है वो तो मैंने शुरू ही नहीं किया, तो आप लोग हो जाएंगे बड़े परेशान। आप लोग बोलेंगे सर इतनी सारी कैलकुलेशन की है और इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद में अब आप हमें बोल रहे हो कि अभी तक मेन क्वेश्चन जो है वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। सर ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं है, जो मेन क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की थी वो ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि पहले साल कितने यूनिट बने, दूसरे साल कितने यूनिट बने, तीसरे साल कितने यूनिट बनाकर मैंने बेचे, वो मुझे नहीं पता था। और वो बेटा मैंने पूरा का पूरा लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैलकुलेट किया है। अब बचा हुआ जो सवाल है उसे सॉल्व करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो ये बात है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में अपन लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब सबसे पहला अपन लोग देखते हैं बेटा कि अगर अपन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा। तो वो मुझे दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि हमने इस बिजनेस में जो टोटल कैपिटल डाली है वो कितनी है। वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, और बेटा 50,000 के अलावा और कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया। अब पॉइंट नंबर बी की बात करें। पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 कॉलम बना लेंगे, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। सबसे पहला बेटा यहां पर आएगा सेल्स। बेटा हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम लोग एक टोस्टर कितने रुपए में बेचेंगे, 40 रुपीज में। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहले साल मैंने 5000 टोस्टर बना के बेचे 40 रुपीज की रेट में, तो मेरी सेल हो गई है 2 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर में मैंने 8440 टोस्टर बेचे 40 रुपीज की रेट में, और थर्ड ईयर में मैंने 10570 टोस्टर बेचे 40 रुपीज की रेट में। तो मैंने इस रेट में ये टोस्टर यहां पे बेचे हैं। अब 8440 इंटू 40 रुपीज, तो ये सेल हो गई है 337,600 की। 10570 इंटू 40 रुपीज, तो सेल हो गई है 422,400 की। माइनस करेंगे, सबसे पहला खर्चा है हमारा
मटीरियल का, और मटीरियल का खर्चा है 30 रुपीज पर टोस्टर। बेटा एक टोस्टर बनाने में 30 रुपीज का मटीरियल लगता है, तो 5000 टोस्टर बनाने में लगेगा 1,50,000। 8440 टोस्टर बनाने में 30 रुपीज लगेंगे। 10570 टोस्टर बनाने में 30 रुपीज लगेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8440 इंटू 30, यह आ जाएगा 253,200। ठीक है। अच्छा, 10570 इंटू 30 रुपीज, यह आएगा 317,100। 317,100। अच्छा, माइनस करेंगे लेबर कॉस्ट। बेटा आपको मालूम है हर साल हम कितने घंटे काम कर रहे हैं? 3884। और बेटा एक घंटे की जो रेट है वो है 5 रुपीज। तो बेटा हर साल हम लोग 3884 आवर्स काम करेंगे और 5 रुपीज से हमारी लेबर कॉस्ट हो जाएगी 19420, 19420 और 19420। इसके अलावा बेटा हमारा जो एडिशनल ओवरहेड्स है वो लगेगा 25,000। तो लीजिए बेटा मेरा ओवरहेड्स का जो खर्चा है वो लगेगा 25,000। तो बेटा पहले साल भी 25,000, दूसरे साल भी 25,000 और तीसरे साल का जो खर्चा है वो भी 25,000। दैट्स इट। इसके अलावा बेटा मुझे और कुछ दे नहीं रखा, तो मेरे पास आ जाएगा कैश इनफ्लो। तो ये मेरे पास आ गया है कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो है 2 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 19,420 माइनस 25,000। तो आ जाएगा 5580, 337600 माइनस 253,200 माइनस 19420 माइनस 25,000। तो आएगा 39980, 422,400 माइनस 317,100 माइनस 19420 माइनस 25,000। तो आ जाएगा 60,880। लेकिन बेटा ये कैश इनफ्लो मुझे हुआ है फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में। तो मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%। तो 15% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएंगे 0.870, सेकेंड ईयर का होगा 0.756, थर्ड ईयर का होगा 0.658। और जब अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 5580 इंटू 0.87, तो आ जाएगा 4855। 39980 इंटू 0.756, तो आ जाएगा 30,225, 30,225। 60,880 इंटू 0.658, तो आएगा 40059, 40059। अब बेटा मैं कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुका हूं। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पॉइंट नंबर सी होगा कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। हाँ जी बेटा, कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू है 75139, 75139, 75139। इसमें से माइनस हम लोग करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो
और बेटा हमारा जो इनिशियल कैश आउटफ्लोज हैं वो हैं 50,000 की। और बेटा इनिशियल कैश आउटफ्लो 50,000 का है तो हमारे पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी 25,139। मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 25,139। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की प्लस में आ रही है तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट? ऑब्वियस बात है, एक्सेप्ट करेंगे। तो लिखे रिपोर्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है, और क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी द प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड, द प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो बेटा हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यहां पर होगी कि हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है तो हमें प्रपोजल को क्या करना है? एक्सेप्ट। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, क्या इस बात में कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं? तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का प्रोडक्शन नहीं पता था। तो पहले मैंने कैलकुलेट किया, सबसे पहला मैंने यहां पे ये कैलकुलेट किया कि मेरे पास फर्स्ट ईयर में टोटल टाइम कितना है। क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि जितना टाइम फर्स्ट ईयर में अवेलेबल है उतना ही सेकेंड ईयर में और उतना ही थर्ड ईयर में अवेलेबल है। तो मैंने इसका डबल कर दिया तो मेरे पास पहले 2 साल का टाइम आ गया, मैंने इसका ट्रिपल कर दिया तो मेरे पास पहले 3 साल का टोटल टाइम आ गया। इस टोटल टाइम से मैंने टोटल यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए, टोटल यूनिट से मैंने ईयरली प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया, और ईयरली प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बाद में फिर इस क्वेश्चन में कोई बहुत दमदार वाली बात नहीं रही। बात खत्म। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है बेटा वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, चलिए बहुत लंबा टाइम हमने लिया इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, लेकिन ये क्वेश्चन टफ था, और क्वेश्चन टफ था इसलिए इतना जो टाइम है वो इसमें लगना ही था। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन टफ था इसलिए टाइम लगना ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए बेटा अब हम करते हैं अगला सवाल, और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक फर्म हैज डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। बेटा हमने एक नए तरह का फायर अलार्म सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। बहुत बढ़िया। A first unit assembled had a material cost of rupees 18,000 and took 400 hours of direct labor to assemble। बेटा पहला यूनिट बनाने में, फर्स्ट यूनिट बनाने में, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जो पहला यूनिट है इस पहले यूनिट को बनाने में जो मटेरियल लगा वो लगा 18,000 रुपए का, और जो लेबर लगी वो लेबर लगी है कितनी? 400 आवर्स की। ये हमारी लेबर लगी है। लेबर रेट जो है वो हमारी 25 रुपीज पर आवर की है। लेबर रेट कितनी है? 25 रुपीज पर आवर की। ओके, वो कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मेरी बात को सुनना बेटा, पहला यूनिट बनाने में मुझे 18,000 का मटेरियल लगा। अब चाहे मैं दूसरा यूनिट बनाऊं, तीसरा यूनिट बनाऊं, चौथा यूनिट बनाऊं, मैं कितने भी यूनिट बनाऊं, लेकिन यूनिट बनाने में मुझे मटेरियल इतने ही रुपए का लगना है। क्यों? क्योंकि जब हम सीखते हैं तो बनाने में जो टाइम लगता है वो कम होता है, लेकिन बनाने में जो मटेरियल लगता है वो कम नहीं होता है। अब जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन करता जाऊंगा, मैं काम सीखता जाऊंगा, और मुझे लगने वाला टाइम 400 घंटों से कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस टाइप ऑफ असेंबली इज नोन टू एक्सपीरियंस अ लर्निंग कर्व इफेक्ट ऑफ 80%। बेटा हमारा लर्निंग कर्व रेशियो कितना है? 80%। ओके, इंडेक्स ऑफ लर्निंग 0.3219। तो बेटा हमें लर्निंग कॉफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। बहुत बढ़िया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस यूनिट, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए,
सवाल कहता है इस यूनिट के डेमोन्स्ट्रेशन से, इस यूनिट के डेमोन्स्ट्रेशन से potential customer resulted in an order of 20 units during the next quarter. सवाल कहता है इस यूनिट के डेमो से, इस यूनिट के डेमोन्स्ट्रेशन से मुझे 20 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, ये जो पहला यूनिट आपने बनाया है इसके डेमोन्स्ट्रेशन से आपको 20 यूनिट का ऑर्डर मिला है। इसका मतलब ये जो पहली यूनिट है ये डेमो यूनिट है, ये डेमो यूनिट है। इसका मतलब जो 20 यूनिट का ऑर्डर मुझे मिला है, ये 20 यूनिट का ऑर्डर इसके अलावा बनेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये पहले यूनिट के डेमो से मुझे 20 यूनिट का ऑर्डर मिला है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि जो मेरा कस्टमर है वो डेमो वाला यूनिट तो नहीं लेगा ना। वो बोलेगा भाई साहब ये डेमो वाला यूनिट आप 10 जगह जाकर के डेमो दिखा रहे हो तो ये तो घिस चुका है, मैं ये वाला यूनिट नहीं लूंगा। तो ऑब्वियस बात है जो ऑर्डर मुझे मिलेगा वो डेमो यूनिट के अलावा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर भले ही 20 यूनिट का है लेकिन टोटल प्रोडक्शन 21 यूनिट्स का होगा। एक यूनिट जो मैंने डेमो के लिए बनाई और इसके अलावा अब 20 यूनिट मैं बनाने वाला हूं ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 21। अच्छा, आगे सुनो। The firm wishes to popularize this product and will therefore pass on the benefit of cost saving due to learning effect to the customer while setting the sale price। और क्वेश्चन कहता है हर बार काम सीखते जाएंगे और हमें लगने वाला जो टाइम है वो कम होता जाएगा और इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फायदा है वो हम किसे देना चाहते हैं? अपने कस्टमर्स को। ओके, डिटरमिन द प्राइस टू बी सेट फॉर द फर्स्ट लॉट ऑफ 20 यूनिट्स टू बी सोल्ड। बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको प्राइस सेट करके बतानी है 20 यूनिट्स का जो पहला लॉट आप बेचने वाले हो वो। द इनिशियल यूनिट विल नॉट बी सोल्ड एज दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। और देखो इसने क्लैरिफाई भी कर दिया कि 20 यूनिट का जो ऑर्डर है वो माल हम लोग बेचेंगे लेकिन उसमें पहला जो यूनिट हमने बनाया वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो डेमो यूनिट है। ठीक है, मतलब इस पहले डेमो यूनिट के अलावा मुझे 20 यूनिट और बनाने। ओके, द फर्म फॉलोज अ प्रैक्टिस ऑफ इंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड एट 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बेटा हम अपनी कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड कितना जोड़ेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के 125% के बराबर। एंड विल सेट द सेलिंग प्राइस टू अर्न अ 20% ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल प्राइस। और बेटा हम लोग जो सेलिंग प्राइस रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि हमें सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, आगे। Assume that a further lot of 60 units was received on contract basis from a single customer। बेटा हमें 60 यूनिट बनाने का ऑर्डर एक और मिला, मतलब 20 के बाद 60 यूनिट का ऑर्डर हमें और मिला एक सिंगल कस्टमर से। द प्राइस वॉज सेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड टोटल। और जो हमने सेलिंग प्राइस तय की वो किस हिसाब से की? कॉन्ट्रैक्टेड टोटल के हिसाब से। हाउएवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ 30 यूनिट्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कैंसिल्ड। डिटरमिन द डेफर्ड लर्निंग कॉस्ट that may have to be written off consequent to the cancellation of contract for balance not supplied। सवाल कह रहा है हमारे पास एक कस्टमर से ऑर्डर आया 60 यूनिट बनाने का, लेकिन 30 यूनिट बनाने के बाद 30 यूनिट सप्लाई करने के बाद में उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब आपको बताना है कि हम अपनी कितनी लेबर कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाए जो हमें अब राइट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब मैंने कस्टमर को प्राइस कोट की तो मैं ये मान के चल रहा था कि मुझे ये काम 60 बार और सीखना है। तो ऑब्वियस बात है जो एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट मैं चार्ज कर रहा हूंगा वो मैं 60 यूनिट के हिसाब से कर रहा हूंगा, लेकिन 30 यूनिट सप्लाई करने के बाद में ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है मैं इस काम को सिर्फ 30 ही बार सीख पाया हूं। इसका मतलब मैंने सोचा था कि मैं इस ऑर्डर में 60 यूनिट और बनाऊंगा तो मैं 60 बार काम को सीखूंगा,
तो ऑब्वियस बात है मुझे ऑन एन एवरेज जो टाइम लगेगा वो कम लगने वाला था, लेकिन हुआ ये कि 30 यूनिट के बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मैं काम सीख पाया सिर्फ 30 बार। तो जो एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट मेरी लगी और जो मैंने कस्टमर से चार्ज की, वो दोनों डिफरेंट है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमर मुझे आगे और यूनिट का ऑर्डर देने वाला नहीं है। सच बताऊं तो इस क्वेश्चन की इस सेकंड वाले पॉइंट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो क्या मैं शुरू करूं? हाँ सर, शुरू करो। ओके, तो लीजिए मेरे साथ में शुरू करेंगे वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट? हाँ, वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1 कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट एंड टोटल लेबर आवर्स। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट एंड टोटल लेबर आवर्स। तो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट और टोटल लेबर आवर्स हमें ये कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर आएगा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट एंड टोटल लेबर आवर्स। टोटल लेबर आवर्स, ओके। बेटा पहला यूनिट बनाने में मुझे 400 घंटे लगे, तो मेरे टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए? 400, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा? 400 आवर्स, तो एवरेज भी 400 है। अब मुझे पहले ऑर्डर में 20 यूनिट बनाने का काम मिला, जिसमें डेमो यूनिट के अलावा है। अब पहला यूनिट डेमो है, इसके बाद 20 यूनिट और बनाए, तो आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं 20 यूनिट और बनाऊंगा, एक के बाद 20 यूनिट और बनाऊंगा, तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कितना होगा? 21। तो मुझे कैलकुलेट करना है 21 यूनिट्स बनाने पे एवरेज टाइम क्या होगा और टोटल टाइम क्या होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो लीजिए पॉइंट नंबर ए, 21 यूनिट्स प्रोडक्शन। हाँ जी, 21 यूनिट्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। y इज इक्वल्स टू ए, पहला यूनिट बनाने में लगे 400 घंटे। अब ये काम मैं कितनी बार कर चुका हूं? 21 बार। दैट मीन्स मैं 21 बार ये काम सीख चुका हूं, और बेटा मेरा जो लर्निंग कर्व कॉफिशिएंट है वो 80% के हिसाब से है माइनस 0.3219, माइनस 0.3219। अब इसे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉग ले लीजिए। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 400 माइनस 0.3219 लॉग 21, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 400, 3 डिजिट है तो आएगा 2 पॉइंट, और 400 की वैल्यू कैसे देखेंगे? आप देख लीजिए 40 में 0, तो 400 की वैल्यू हो जाएगी 40 में 0, दैट इज 6021 माइनस 0.3219 इंटू लॉग 21। तो 21 2 डिजिट है, 1 माइनस कर दो 1 पॉइंट, और 21 में 0 की वैल्यू देखो तो 21 में 0 की वैल्यू है 3222। तो सॉल्व करने पर आएगा log y इज इक्वल्स टू 0.3219 इंटू 1.3222 माइनस 2.6021। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.1765, 0.3219 इंटू 1.3222 माइनस 2.6021,
तो आ जाएगा 2.1765। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग लॉग बाय इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.1765। तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग कैसे देखेंगे, 0.17 में देखो 6, तो लीजिए बेटा 0.17 में मैंने देख लिया है 6, ये आ रहा है 1500, 0.17 में 6 आ रहा है 1500 और 5 का मीन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 2, तो यहां पे आ गया है 1502। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 2, तो मैं डेसिमल लगाऊंगा 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद में मैंने लगा दिया है डेसिमल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 21 यूनिट्स बना रहा हूं, दैट मींस एक यूनिट को बनाने में जो मुझे एवरेज टाइम लगेगा वो लगेगा 150.2, तो ठीक है 150.2। तो लीजिए 21 यूनिट्स बनाने में टाइम लगेगा 150.2, तो टोटल टाइम मुझे लगेगा 3154.20, 3154.20। अच्छा, इसके बाद में मेरे को 60 यूनिट का ऑर्डर मिला, 20 यूनिट के बाद 60 यूनिट का ऑर्डर मिला, लेकिन 30 यूनिट्स डिलीवर करने के बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेटा 30 यूनिट्स डिलीवर करने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मतलब टोटल 51 यूनिट्स के बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर था कितने का, 21 के बाद 60 यूनिट्स का, दैट मींस टोटल प्रोडक्शन वाज सपोज टू बी 81 यूनिट्स। जरा सुनो, 21 यूनिट्स बनाने के बाद में मुझे 60 यूनिट और बनाने का ऑर्डर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 21 के बाद 60 यूनिट का ऑर्डर और मिला, दैट मींस टोटल प्रोडक्शन वाज सपोज टू बी 81 यूनिट्स, लेकिन 30 यूनिट डिलीवर करने के बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, दैट मींस टोटल 51 यूनिट्स बनाने के बाद में ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है। सही बात है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी पूरा ध्यान लगा के। अब मुझे देखना है 51 और 81 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगना है, तो लिखिए पॉइंट नंबर बी, 51 यूनिट्स प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला अपन लोग लगाएंगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। y इज इक्वल्स टू पहला यूनिट बनाने में टाइम लगा 400 आवर्स इंटू एक्स, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है 51, बी की वैल्यू है -0.3219, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 400 माइनस 0.3219 लॉग 51, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 400 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखी है 2.6021 माइनस 0.3219 इंटू लॉग 51 की वैल्यू, 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, और 51 की वैल्यू देखनी है तो आप 51 में 0 की वैल्यू देखो 7076, तो 1.7076। बेटा मुझे लॉग टेबल में 51 की वैल्यू देखनी है, तो मैंने 51 में 0 की वैल्यू देख ली 7076। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1.7076 इंटू 0.3219 माइनस 2.6021, तो आएगा 2.0524। ठीक है, अब दोनों साइड में एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग log y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.0524। अच्छा, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब बेटा मुझे एंटी लॉग में वैल्यू देखनी है, तो मैं एंटी लॉग में वैल्यू देखूंगा 0.05 में
2 की वैल्यू, तो 0.05 में 2 की वैल्यू है 1127 और 4 का मीन डिफरेंस जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा और 4 का मीन डिफरेंस है 1, ठीक है, तो ये हो गया 1, तो ये आ रहा है 1128। अच्छा ये 2 पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 2, तो डेसिमल लगाऊंगा 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, तो ये लीजिए बेटा मैंने 3 डिजिट के बाद में लगा दिया डेसिमल। तो अगर मैं टोटल 51 यूनिट्स बनाता हूं, अगर मैं टोटल 51 यूनिट्स बनाता हूं तो ऑन एन एवरेज मुझे एक यूनिट बनाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 112.8 आवर्स का। कितना? 112.8 आवर्स का, ठीक है। तो आइए बेटा टेबल में लिख देते हैं 112.8 आवर्स। तो लीजिए बेटा 112.8 इंटू 51, तो ये आ जाएगा बेटा 5752.80। अब अगली बात आती है 81 यूनिट्स की। अगर अपन 81 यूनिट्स बनाते हैं तो 81 यूनिट्स बनाने में अपने को टाइम कितना लगेगा? तो लीजिए बेटा पॉइंट नंबर सी, तो लीजिए बेटा पॉइंट नंबर सी मैंने डाल दिया है 81 यूनिट्स प्रोडक्शन। अगर हमारा प्रोडक्शन 81 यूनिट्स का होता है तो यहां पे आएगा y इज इक्वल्स टू ax पावर b। y इज इक्वल्स टू पहला यूनिट बनाने में लगे 400 आवर्स इनटू मैं ये काम 81 टाइम्स कर चुका हूं और मेरा लर्निंग कर्व कॉफिशिएंट है 0.3219। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल्स टू log 400 माइनस 0.3219 log 81। तो यहां पे हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log 400 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी है 2.6021 माइनस 0.3219 इंटू लॉग वैल्यू निकालनी है 81 की, तो ये 2 डिजिट है तो एक माइनस करके लिख दो 1 पॉइंट। अब 81 की लॉग वैल्यू देखनी है तो आप 81 में 0 की वैल्यू देख लीजिए और 81 में 0 की वैल्यू है 9085। 81 में 0 की वैल्यू है 9085। अब इसे सॉल्व करेंगे तो log y इज इक्वल्स टू 2.6021 माइनस तो आएगा 0.3219 इंटू 1.9085, तो आ रहा है 0.6143। तो यहां पे हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1.9878, तो आ रहा है 1.9878। अब इसका एंटी लॉग कर दीजिए, एंटी लॉग log y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.9878। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया है, y इज इक्वल्स टू, अब मुझे एंटी लॉग देखना है 0.9878 का, तो मैं पहले देखूंगा 0.98 में 7, तो 0.98 में 7 की वैल्यू है 9705। कितनी? 9705। और बेटा फिर इसमें मैं 8 का मीन डिफरेंस ऐड करूंगा, तो 8 का मीन डिफरेंस है 0.987 में 8 का मीन डिफरेंस है 18, वो मैं ऐड कर दूंगा, तो वो आ रहा है 9723। कितना आ रहा है? 9723। अब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 1, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो। तो लीजिए बेटा मैंने 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दिया, दैट मीन्स
एक यूनिट को बनाने में ऑन एन एवरेज टाइम कितना लग रहा है? 97.23 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं टोटल 81 यूनिट्स बनाता हूं तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने में मुझे इतना टाइम लगेगा। अच्छा जी, हाँ जी, तो लीजिए बेटा मुझे टाइम लगेगा कितना? 97.23। तो 97.23 इंटू 81 ये आ जाएगा 7875.63। तो मुझे टोटल टाइम जो लगने वाला है वो इतना टाइम लगने वाला है। आप लोग जानते हैं लर्निंग कर्व के इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो मेन टाइम लगता है या जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम सिर्फ इस टेबल को डेवलप करने से रिलेटेड है। बाकी सवाल को सॉल्व करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लेकिन ये टेबल बनाना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पर कोई बात नहीं, मुश्किल वाला काम तो हम कर चुके। अब मुश्किल वाला काम कंप्लीट कर चुके, अब तो हमें क्या करना है? इजी वाला काम। तो चलो, हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सेलिंग प्राइस निकाल के बतानी है 20 यूनिट्स के इनिशियल ऑर्डर की। चलिए, तो जो 20 यूनिट्स बनाने का इनिशियल ऑर्डर है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, सॉरी उसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं बेटा, एक यूनिट बनाने में 18,000 का मटेरियल लगता है। तो सबसे पहला मैं यहां पे लूंगा मटेरियल। बेटा यदि एक यूनिट को बनाने में 18,000 का मटेरियल लगता है तो 20 यूनिट्स को बनाने में जो टोटल रॉ मटेरियल लगेगा वो 3,60,000 का लगेगा। अच्छा, बात करें लेबर कॉस्ट की, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, 21 यूनिट्स बनाने में मुझे टाइम लगा है 3154.20 आवर्स। 21 यूनिट्स बनाने में 3154.2 आवर्स लगे और पहला यूनिट बनाने में 400 घंटे लगे थे। इसका मतलब पहले यूनिट के बाद जो बाकी के 20 यूनिट्स बनाए उनमें मुझे टाइम लगा है इतना, और एक घंटे की जो रेट है वो मुझे दे रखी है 25 रुपीज। 3154.2 माइनस 400 इंटू 25, तो ये लेबर कॉस्ट हो जाएगी 68855। देन इसके बाद आएगा ओवरहेड्स, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन में मुझे पीछे दे रखा है कि हमारा जो ओवरहेड्स का खर्चा है, ओवरहेड्स का खर्चा है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के 125% के बराबर है। तो लीजिए बेटा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 125% कर दीजिए, तो ये हो गया है 86069, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 86069, ठीक है। और ऐसा करने पर टोटल यहां पे आएगा 514924, 514924 ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में हम लोग प्लस करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, अब बेटा हमें प्रॉफिट कितना लेना है? सेलिंग प्राइस का 20%। अब जरा सोचो, प्रॉफिट 20% जो दे रखा है वो सेलिंग प्राइस का 20% है, जबकि मेरे पास अवेलेबल क्या है? कॉस्ट। मैंने कहा अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज की है तो प्रॉफिट है 20 रुपीज का और कॉस्ट है 80 रुपीज की। तो अपन बोल सकते हैं 20 रुपीज का प्रॉफिट है अगर कॉस्ट 80 रुपीज की है। तो बताइए अगर कॉस्ट 514924 की है तो प्रॉफिट कितना? 128731, 128731। तो अगर इसको हम लोग जोड़ दें
तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग वैल्यू, और हमारी जो सेलिंग वैल्यू है वो हो जाएगी 643,655, 643,655। अच्छा बेटा, यहां पे मैंने सेल वैल्यू तो निकाल दी है। अब अगर पर यूनिट में देखें तो भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स है 20, तो अगर सेलिंग वैल्यू में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और बेटा हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगी 32188, सॉरी 32183, 32183। तो बेटा जो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगी 32183, 32183। ठीक है, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो हो जाएगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये काम मैंने कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बेटे, तो सच ये है कि इस क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो डिफिकल्ट नहीं है, और शायद अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा होता तो मैं ये क्वेश्चन खुद नहीं करवाता, मैं होमवर्क दे देता। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है इसके सेकंड पार्ट की वजह से, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 यूनिट्स का जो इनिशियल ऑर्डर है वो पूरा होने के बाद, ये इनिशियल जो ऑर्डर आया था 20 यूनिट्स का, ये इनिशियल ऑर्डर पूरा होने के बाद मेरे पास 60 यूनिट का ऑर्डर आया। अब ऑब्वियस सी बात है 60 यूनिट का ऑर्डर आएगा तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 21 से बढ़कर हो जाएगा कितना, 81। ठीक है, तो 60 यूनिट्स का ऑर्डर मेरे पास आया, लेकिन 30 यूनिट्स डिलीवर करने के बाद, 30 यूनिट्स की सप्लाई करने के बाद ये ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आप मुझे बताइए हम अपनी कितनी लेबर कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाए जिसे हमें राइट ऑफ करना होगा। अब मेरी बात को सुनो बेटा, मैं कस्टमर से जो लेबर कॉस्ट चार्ज कर रहा हूं वो 60 यूनिट के हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन 30 यूनिट्स के बाद ही ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कुछ लेबर कॉस्ट ऐसी रही होगी जो मैंने 60 यूनिट्स की लर्निंग के हिसाब से चार्ज कर रहा था, लेकिन लर्न करने का मौका मुझे मिला सिर्फ 30 यूनिट्स पर। तो ऑब्वियस बात है मेरी कुछ लेबर कॉस्ट ऐसी रही होगी जो रिकवर होने से छूट गई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्या उसे अब मुझे P&L से राइट ऑफ करना होगा, और मुझसे वही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। थोड़ा समझाने के नजरिए से मैं सेकंड क्वेश्चन को यहां पे आपको सॉल्व करके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी लेबर कॉस्ट इनकर्ड कितनी है, लेबर कॉस्ट इनकर्ड कितनी है, जरा ध्यान से सुनो। टोटल 51 यूनिट्स बनाने में मुझे टाइम लगा 5752.8 आवर्स। तो मुझे 51 यूनिट्स बनाने में टोटल इतना टाइम लगा, और मुझे 21 यूनिट्स बनाने में टाइम लगा था इतना। तो 21 यूनिट्स बनाने में इतना टाइम लगा और 51 यूनिट्स बनाने में इतना टाइम लगा, मतलब 30 यूनिट बनाने में मुझे टोटल इतना टाइम लगा है। और आप जानते हैं बेटा एक यूनिट बनाने की जो 1 घंटे काम करने की जो लेबर रेट है वो 25 रुपीस की है। तो आप ही मुझे बताइए 5752.8 माइनस 3154.2 इंटू 25, 64965। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इन 30 यूनिट्स को बनाने में जो लेबर कॉस्ट इनकर की है वो इतने रुपए की है, माइनस
अब माइनस करेंगे लेबर कॉस्ट चार्ज। अब मैंने कस्टमर से लेबर कॉस्ट कितनी चार्ज की, जरा ध्यान से सुनना। मैं ये मान के चल रहा था कि ये ऑर्डर 60 यूनिट्स का है। इसका मतलब मैं मान के चल रहा था कि मैं टोटल 81 यूनिट्स बनाऊंगा, हाँ कि ना, लेकिन 30 यूनिट ही बना पाया। अब मैं कस्टमर से चार्ज कितना किया है, जरा ध्यान से देखो। मुझे लग रहा था कि 21 यूनिट्स के बाद में मुझे 60 यूनिट का ऑर्डर मिला है, तो मैं ये मान के चल रहा था कि मुझे टोटल टाइम लगेगा 7875.63 आवर्स माइनस 3154.2 आवर्स। इसका मतलब जब मैं कस्टमर से लेबर कॉस्ट चार्ज कर रहा था तो मैं ये मान के चल रहा था कि मैं टोटल 60 यूनिट और बनाऊंगा, और उस 60 यूनिट को बनाने में मुझे टोटल इतना टाइम लगेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो बेटा मेरे पास ऑर्डर 60 यूनिट का था, तो मैं ये मान के चल रहा था कि मैं 60 यूनिट्स बनाऊंगा और इन 60 यूनिट्स को बनाने में मुझे टोटल इतना टाइम लगेगा। तो मैं ये मान के चल रहा था कि पर यूनिट मुझे इतना टाइम लगेगा। मैं क्या मान के चल रहा था कि पर यूनिट मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं ये मान के चल रहा था, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन मैंने बनाई सिर्फ 30 यूनिट, तो ऑब्वियस बात है मैं इस रेट से कस्टमर से चार्ज कर रहा हूं, और पर मैं चार्ज कर पाया सिर्फ कितने यूनिट, 30 यूनिट का पैसा। और आपको पता है 1 घंटे की रेट क्या है, 25 रुपीज। तो 7875.63 माइनस 3154.2 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 30 इंटू 25। तो बेटा मैंने कस्टमर से चार्ज किए हैं सिर्फ 59018। अब जरा समझो, इन 30 यूनिट्स को बनाने में मैंने एक्चुअली इतनी लेबर कॉस्ट इनकर की, लेकिन मैंने इन 30 यूनिट में कस्टमर से सिर्फ इतने रुपए चार्ज किए। ठीक बेटा, मैं मान के चल रहा था कि ऑर्डर में 60 यूनिट बनेंगे, तो मैं ये मान के चल रहा था कि भाई 60 यूनिट बनाने में इतना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट बनाने में इतना, तो मैं हर यूनिट में जो लेबर कॉस्ट चार्ज कर रहा था वो इतने टाइम की कर रहा था। तो बताइए मैंने पहले 30 यूनिट में कितनी चार्ज की, 25 रुपीज के हिसाब से। तो मैंने कस्टमर से लेबर कॉस्ट चार्ज की है इतने रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो लेबर कॉस्ट है वो चार्ज नहीं हुई, और बेटा जो चार्ज नहीं हुई मुझे उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो लीजिए लेबर कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ। तो बेटा जो लेबर कॉस्ट मुझे राइट ऑफ करनी पड़ेगी वो है 5947। तो मुझे 5947 की लेबर कॉस्ट मुझे राइट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बेटा, तो अब ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है कंप्लीट। आप इस क्वेश्चन के बारे में, आप इस क्वेश्चन को घर से दोबारा सोच करके आना कि मैंने 30 यूनिट बनाने में लेबर कॉस्ट इनकर की है इतनी, लेकिन कस्टमर से चार्ज किया है इतना। तो ऑब्वियस बात है जो लेबर कॉस्ट मैंने कस्टमर से चार्ज नहीं की वो मुझे राइट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग सोच करके आना। ठीक है, वैसे कल इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से करूंगा, लेकिन एक बात और, मेरी इस बात का मतलब ये नहीं है कि क्लास यहीं तक है। ठीक है, मेरी कहने का मतलब ये है कि ये सवाल घर जाके एक बार दोबारा जरूर से करना। ठीक है, चलिए अब आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि बहुत भारी हो गया है, बहुत हैवी हो गया है, बहुत भारी क्वेश्चन था जो हमने अभी अभी किया। तो आप 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा रिफ्रेश करो, और उसके बाद फिर हम आगे के सवाल करते हैं। ठीक है, टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए।